हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे जाने अजीज का एपिसोड 9 आई थिंक। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है और ये जो उन लोगों का अजीबोगरीब सा हनीमून है ये कहाँ पहुँचता है। सो स्टार्ट करते हैं। ताहिर को तेजी से अपनी तरफ आता देख उसके चौदह तपक रोशन हो गए। बात ताहिर की नहीं बल्कि बात तो उस जानवर की थी जो उसके पीछे था। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। शायद ये खूनखार जानवर भी गुस्से की आग में झुलस रहा था। टाइगर ने दूर से ये मंजर देखा तो उनकी तरफ भागा। चना डार्लिंग की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा क्योंकि उसकी कमर का जख्म काफ़ी गहरा होता जा रहा था। वो जानवर उसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था और उसी लम्हे वो बर्फ पर ढेर होकर बेहोश वजूद को उस जानवर गई। जब ताहिर ने ये मंजर देखा तो डार्लिंग के सामने क्या था कि वो उसके जिस्म को उठा कर ले जाए और उसकी अपनी जान बच सके। वो वहशी दरिंदा उसके वजूद को नोचने के बिल्कुल करीब था जब आर्यन ने उस जानवर की पीठ पर गोली चलाई तो वो अपनी गर्दन घुमाकर उसको देखने लगा। एक आंख से खून बह रहा था और दूसरी आंख आर्यल को पहचान कर वैसे ही लाल हो गई। आखिरी जानवर को भी तो पहचान होती। वो मज़ीद शिद्दत से उसकी तरफ भागा था ताकि आर्यल को चबा सके, लेकिन उसने गोली चलाकर उसकी दूसरी आंख को भी छलनी करके साथ ही अपने छोटे चाकू से उसका गला काट दिया। अब उसके पास इतना वक्त नहीं था कि उसके सारे वजूद के टोटे कर सके और ना ही इतना वक्त था कि ताहिर पर गुस्सा कर सके। सबसे पहले उसे डार्लिंग की जान बचानी थी। उसे अपनी गोद में उठाए वो कॉटेज की तरफ बढ़ा के तासुरात जब वो उसकी बाहों के साथ में थी तो उसका दिल हड़बड़ा और हर जज्बा से आ रही था। सारे जज्बे तो बस शायद मीरम के लिए ही थे। ताहिर भी गर्दन झुकाकर उसके पीछे ही चल दिया। उसने कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया और जब तमीज़ ने दरवाज़ा खोला तो डार्लिंग को उसके हाथों में जख्मी लेटा देख कर घबरा गया। उससे क्या हुआ ये तो ठीक है? उसके चेहरे पर परेशानी साफ वाज़ह थी। पता नहीं अजीब तासुर देता वो कॉटेज के अंदर दाखिल हुआ। सब डार्लिंग के लिए परेशान थे, लेकिन मीरम सिर्फ परेशान नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि एक वजह डार्लिंग की ज़ख्मी हालत थी, दूसरी अपने शौहर की पनाह में किसी और लड़की का वजूद। अगरचे उसे आर्यल से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन ये बात उसे बहुत ज़ोर से चुभी थी। उसने डार्लिंग को बेड पर लेटाया और नैना को उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाने का कहा, जबकि मीरम ने ये जिम्मेदारी खुद कबूल की क्योंकि चंद माह तक वो एक अस्पताल में भी काम कर चुकी थी। लोगों की पट्टी करना और ज़ख्म धोना वो बाखूबी जानती थी। उन दोनों को डार्लिंग के साथ अकेला छोड़कर वो कमरे से बाहर निकला तो सामने नजर ताहिर पर पड़ी। उसका खून जोश मारने लगा था। दंदनाता हुआ वो उसका गिरबान पकड़कर यकी पत्ती गिरे। ना जाने कितनी चपेड़े, घूंसे और टांगे मार मार कर उसे लहूलुहान कर गया। खान और तमीज़ छुड़वाते रहे लेकिन उसने किसी की ना सुनी। अपने भाई की चीखों की आवाज़ पर नैना कमरे से बाहर निकले तो उसका भाई सामने खून में लथपथ पड़ा दिखाई दिया। हाँ, ताहिर की क्या हुआ? वो फ़ौरन उसकी तरफ लपकी और झंझोड़ने लगी। ये क्या है? उसे टाइगर मारा क्यों है? उसकी आवाज़ जोश से भरपूर थी। उस वक्त वो आर्यल के रूबरू खड़ी थी। शुक्र करो मैंने इसकी जान नहीं ली, वरना जो हरकत उसने की है उसके बाद अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं कब का उसे मौत के घाट उतार चुका होता। उसका एक एक लफ्ज़ तनाव से भरपूर था। क्यों ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? आवाज़ नीचे रखो नैना। तुम्हारे भाई के कहने पर हम तुम्हारे माँ बाप का बदला लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने डार्लिंग को मुसीबत में डालकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। खुद डार्लिंग को जानवर के हवाले करके वहाँ से फरार होना चाहता था। वो घुराया तो नैना बेयकीन होकर देखने लगी। जब बदला लेने की औकात ना हुआ तो उछलना भी नहीं चाहिए। सर तोड़ बातें सुनाता हुआ एक तरफ निकल गया। उसने अपने जख्मी भाई के वजूद को फर्श पर लेटे देखा जो अब आंखें खोल चुका था। तुमने अच्छा नहीं किया ताहिर, मुझे टाइगर के सामने शर्मिंदा करवा दिया। अपने भाई के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय वो उल्टा अपने लफ्ज़ों के निकले तीर चलाती ही नफ़ी में सर हिलाकर वापस कमरे में चली गई। इंसान चाहे मेरी तरह बहादुर ना हो पर उससे बुज़दिलों की तरह पीछे नहीं हटना चाहिए, तमीज़ से पाँव की ठोकर मारकर कहा और वो भी चलता बना। कब तक नाराज़ रहने का इरादा है तुम्हारा? लेक्चर के ख़त्म होते ही जब सहल क्लास से बाहर निकली तो रोहान भागकर उससे मुखातिब हुआ। लड़ाई तुमने की थी, मैंने नहीं, वो बड़े वसूख से बोली। तुमने भी तो गलत बात की थी ना? जब तुमने अपनी गलती माननी ही नहीं है तो फिर मेरे पीछे आने की वजह? उसका नखरा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। अच्छा छोड़ो उन बातों को, मान लिया कि मेरी ही गलती है, मुझे तुम पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। चलो अब अपना मूड ठीक करो। पर हमारा तो ब्रेकअप हो गया था यार, गुस्सा थूक भी दो, पैचअप भी तो हो सकता है। अब जब तुम मेरे लिए कोई सॉलिड स्टैंड नहीं लोगे मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। रोहान अपने सीने पर हाथ बांधे वो इंतहा संजीदगी से गोया हुई। उसने अपना सर पिटा। यार मैं करता हूँ कुछ, जल्दी करो रोहान प्लीज़। तुम्हारा भाई तुम्हारा कहीं रिश्ता तो नहीं देख रहे हैं ना जो तुम्हें इतनी जल्दी है? हाँ देख तो नहीं रहे, लेकिन क्या पता मेरी पढ़ाई के मुकम्मल होते ही साथ मेरी शादी कर दें। तब की तब देख लेंगे, फिलहाल हमारा रिलेशनशिप ख़राब मत करो यार। अच्छा रात को मूवी देखने चलें? हाँ ठीक है, वैसे भी भाई घर पर नहीं तो चल सकते हैं, उसने खुशी से कहा। तो रोहान का चेहरा भी खिल उठा। चलो पहले कैफेटेरिया में चलकर कुछ खाते हैं। चलो। उसका हाथ थामे वो शाना बशाना चलने लगी।
सभी लोग हेलीकॉप्टर से शाम को वापस बर्लिन पहुंचे थे। आर्याल ताहिर को अपने साथ लाना नहीं चाहता था, लेकिन नैना की जिद की वजह से लाना पड़ा। मीरम भी सारे रास्ते खामोश बैठी थी। डार्लिंग को उसकी गोद में देखने के बाद उसने आर्याल से कोई बात नहीं की थी। डार्लिंग को पहले अस्पताल पहुंचाया और तमीज़ को साथ रहने का कहकर उसने नैना को अपने भाई को घर ले जाने को कहा और बाकी टीम को भी छुट्टी दे दी। अब सारा काम और मसरूफियत अगले दिन पर डाल दी गई। उसने जमील को या घर में से किसी को भी अपनी वापसी का नहीं बताया था। कैब बुक करवाई तो उसके साथ सीट पर बैठी मीरम तब भी खामोश रही। वो उसकी चुप को मुसलसल नोट कर रहा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। घर की बेल बजी तो जमील ने कानों में हैंड फ्री लगाया, कुछ गुनगुनाते हुए दरवाज़ा खोला। जब कानों सामने नजर पड़ी तो आर्याल खड़ा उसे घूर रहा था। उसने झट अपने से हैंड फ्री निकालकर हाथों में लिए पुश पर छुपा दी। भाई अस्सलाम वालेकुम। डर के मारे बेचारे के अल्फाज बड़ी मुश्किल से अदा हुए थे। कानों में हैंड फ्री लगने की वजह से जो पिछली बार थप्पड़ पड़ा था, उसके सनसनाहट अभी तक कानों में महसूस हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम, उसने मुख्तसर जवाब दिया और घर के अंदर चल दिया। जमील हैरान था कि उसने आज कुछ कहा क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मीरम से वो थोड़ा झुककर अदब से मुखातिब हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा ही फरमाबरदार बनना चाह रहा हो। वालेकुम अस्सलाम, उसने एक मुस्कुराहट पास की और अरियाल के पीछे चल दी। बुआ सहल वो घर में इधर उधर नजरें घुमाता पुकार रहा था। भाई वो बुआ तो वो 2 दिन से काम पर नहीं आ रही, उनकी तबीयत कुछ खराब थी तो हमने छुट्टी दे दी। और सहल बहन के बारे में बताते वक्त वो कुछ सोच में पड़ गया। आंखें दाएं से भाई घूम रही थी, जैसे वो कोई बहाना तलाश करने की कोशिश में हो। अगर भाई को बता दिया कि वो राहान के साथ मूवी देखने गई है तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। वो अपने जहन में खुद से हम कलाम था। कुछ पूछा है मैंने, सहल कहाँ है? उसने गुस्से से कहा तो अचानक वो ऊपर देखने लगा। उसी लम्हे मीरम खामोशी से उसके पास गुजरती हुई कमरे में चली गई। आर्याल ने एक सरसरी सी निगाह उसके जाते वजूद पर डाली और फिर से अपने भाई को देखने लगा। भाई वो उसकी किसी दोस्त की तबीयत खराब थी, वो उसका पता लेने गई है। कौन सी दोस्त? उसने निगाहें सुकेड़ी। वो उसकी ही एक ही तो दोस्त है, रोमैसा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो जमील, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो आज बहुत मार खाओगे। उसने साफ इन अल्फाज में कहा तो वो अपने हलक में कड़वाहट का एक घूंट उतार गया। आर्याल ने एक तरफ होकर लॉन में जाते ही झट सहल के प्रिंसिपल का नंबर मिलाया और रोमैसा का नंबर लेकर उसे कॉल की। उस पर रोमैसा मोबाइल हाथ में पकड़े स्क्रॉलिंग कर रही थी। जब स्क्रीन पर एक अननोन नंबर देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर भी कॉल रिसीव की। हेलो जी, कौन? मैं आर्याल हूँ, आपकी फ्रेंड सहल का भाई। लहजा संजीदगी से भरपूर किया। आप? वो खुश होती हुई सीधी हुई। आप बीमार हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी फिक्र हो रही थी क्या? मेरी बहन आपके घर पर है। उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ वो मुद्दे पर आया। सहल नहीं तो वो इस वक्त यहाँ क्यों आएगी? ठीक है, लेकिन आपने मुझे कॉल, इसकी बात अधूरी ही रह गई थी क्योंकि वो कॉल काट चुका था। आर्याल ने वापस लॉन्च कर रुख किया जहां जमील टेंशन में बैठा दिखाई दिया। तुम तो कह रहे थे कि वो अपनी दोस्त के घर गई है। आर्याल की रोबदार आवाज पर उसने चौंकते हुए देखा। बाबा भाई, वो मामा मुझे दोस्त ने ही बताया। सच्ची प्लीज मामा मुझे कुछ मत कहिएगा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है भाई। मैंने तो बस आपको वही बताया जो मुझे सहल ने कहा था। उसके टूटे फूटे अल्फाज सुनकर वो तीवरी चढ़ा गया। बदकिस्मती से उसी लम्हे सहल घर में दाखिल हुई। आर्याल पर नजर पड़ती उसके पैरों से जमीन निकल गई। आओ, वहीं रुक क्यों गई हो? उसने तमानियत से बोला तो एक एक कदम फूंक कर रखती हुई वो आगे बढ़ने लगी। खौफ के मारे चलना भी मुहाल था। अंदर से उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। कहाँ गई थी? बाबा भाई, वो दोस्त की तरफ गई थी। उसने कंधे पर लटका हुए पर्स को मेज पर रखकर कतराते हुए कहा। रोमैसा, जी भाई, लेकिन मेरी उससे बात हुई है। उसने कहा तुम उसके घर नहीं हो। अपने भाई की आंखों में उठता कहर देखकर उसका वजूद सुन्न होकर उसे अपना गला खुशतर महता होता महसूस हुआ। वो चंद कदम उसकी तरफ बढ़ाकर मजीद करीब हुआ। सच सच बताओ सहल, रात के एक वक्त कहाँ गई थी तुम? अपने पैंट की जेबों में हाथ धंसाए उसने ठंडे ठार लहजे में पूछा तो सहल के लिए बोलना मुश्किल हो गया। उसका पूरा वजूद सट पड़ने लगा था। उसका तो काम तमाम कर देंगे आज भाई। जमील मुंह में बड़बड़ाया। जब ही मीरम कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी, उसने आर्याल को सहल के इतना करीब और उसका चेहरा घूरते पाया तो दाल में कुछ काला लगा। किचन से पानी का जग लेकर अभी वो फिर से कमरे की जाने बढ़ ही रही थी जब आर्याल की जोरदार आवाज गरजी। मैंने पूछा कहाँ गई थी और किसके साथ? सहल के साथ साथ मीरम भी सहम गई थी। वो उसके सामने बिल्कुल नजरें झुकाए खड़ी थी। कहने के लिए कुछ नहीं था। मीरम ने उसके कांपते हुए हाथ देके पानी का जग एक तरफ टेबल पर रखते हुए वो मंजर को देखने के लिए वहीं रुक गई। मोबाइल दो अपना, जीजी भाई। सहल ने निगाह उठाई तो नैन पानी से भरे हुए थे। मीरम को उस पर तरस आने लगा, लेकिन वो मुकाबिल को नहीं आया था। मोबाइल मांगा है मैंने, दो। वो फिर से चीखा तो उसने पर्स से झट अपना मोबाइल निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। सहल गोटी गोटी सी सिसकियां भरने लगी थी। आर्याल उसका मोबाइल चेक कर रहा था और जमील ने करीब जाकर मीरम के कान में सरगोशी की। भाभी प्लीज सहल को बचा लें। एक्चुअली वो किसी रोहन नामी लड़के को पसंद करती है और इसके साथ मूवी देखने गई थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि भाई आज वापस आ जाएंगे। भाई को इस बारे में पता चल गया तो उसे जान से मार देंगे। प्लीज आप कुछ करें। उसकी बातें सुनती मीरम पूरी नैन फाड़ कर
देखने लगी। प्लीज़ भाभी माना कि मैं उससे बहुत डरता हूँ और मुझे अपनी बहन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लगती कि मैं उसे अपनी आँखों के सामने मरता देखूँ। वो धीरे-धीरे कहता मिन्नतें कर रहा था। उससे पहले कि मीरम कुछ बोलती, आर्यन ने पूरी कुव्वत से सहल के चेहरे पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो फर्श पर जा गिरी। तुम उस लड़के के साथ गई थी? वो थप्पड़ मारते साथ ही फंकारा तो मीरम ने पूरा मुंह खोला और फौरन उसकी तरफ लपकी। सहल उठो सहल। उसके बाजू को पकड़े हुए उसे उठा गई। आर्यन फिर से दंदनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा तो मीरम की पूछ पर पनाह तलाश करने लगी। क्या कर रहे हैं आप? जवान बहन पर कोई हाथ उठाता है क्या? उसने उसे अपने पीछे छुपाते हुए आगे बढ़कर कहा। तुम बीच में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी मीरम, समझी? आंखों में उतरा हुआ गजब लिए वो कलाई से थामता उसे एक ही झटके में रास्ते से हटाकर चिल्लाया। सहल खौफ के मारे अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के दोनों अतराफ रख गई थी। रात के इस वक्त क्यों गई थी उसके साथ? तुम्हारा रिलेशनशिप काफ़ी देर से चल रहा है ये मैं जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम इस हद तक पहुंच जाओगी। उसके बालों को अपने मजबूत हाथ में जकड़े वो मुसलसल एक ही लहजे में बात कर रहा था। गुस्से से उसकी बड़ी आंखें मजीद बाहर आने को थीं। भाई मैं वापस मूवी देखने गई थी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उसका रंग पीला पड़ रहा था। वो मुश्किल बोल रही थी। मूवी मैं दिखाता हूँ तुम्हें मूवी। प्लीज़ छोड़ दे भाई। वो बेचारी चीख रही थी, मगर उसे तो अपनी बहन पर भी रहम नहीं आ रहा था। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता था जैसे वो था। अचानक उसके बालों को छोड़ता वो अपने कमरे में गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में पिस्तौल देखकर सभी कांप उठे थे। नहीं आर्यल, ये आप क्या कर रहे हैं? मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। आप अपनी बहन की जान कैसे ले सकते हैं? मीरम तेजी से भागकर उसके सामने हुई थी। डोंट वरी, उस पर अभी गोली नहीं चला रहा, बल्कि मैं अभी और इसी वक्त रोहान को यहाँ बुलाऊंगा। उससे पूछूंगा कि अगर वो निकाह करना चाहता है तो ठीक है, वरना सहल का निकाह अभी और इसी वक्त उससे होगा जिससे मैं चाहूंगा। अपने फैसले से उसने सबके सरों पर पहाड़ तोड़ा था। सबसे पहला झटका तो सहल को लगा, लेकिन वो फिर भी चुप थी। थोड़ी ही देर बाद रोहान वहाँ मौजूद हुआ था। आर्यान ने खुद उसे बुलाया और जब निकाह करने का पूछा तो वो साफ मना कर गया। उसने कहा कि वो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। मीरम ने भी लाख समझाया, मगर वो बस था। सहल के सर पर फिर से कोई नया तूफान टूट पड़ा, लेकिन अभी कुछ और बाकी था। आर्यान ने चुपचाप रोहान को जाने दिया, फिर खान और तमीज को बुलाकर साथ में काजी लाने का भी कह दिया। वो नहीं जानते थे कि अब किसका निकाह है। घर पहुंचे तो आर्यान ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद पास बैठ किया। डार्लिंग कैसी है तमीज? बेहतर है। खान, तुम्हें आज मेरा एक काम करना होगा। हुक्म करो बॉस। सहल से निकाह करना होगा अभी और इसी वक्त। उसकी बात खान पर भी किसी क़यामत से कम न थी। तमीज भी हैरान था। बोलो करोगे? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है टाइगर। गुड। वैसे मैं पहले तमीज से पूछा, लेकिन मुझे पता है कि ये ऑलरेडी डार्लिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए तुमसे कहा। मैं हाजिर हूँ, अपनायत से बोला। और तुम्हें उसे खुश भी रखना है खान, उसका दिल जीतना है। मैं पहले बता दूं कि वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। अब मैं उसका हाथ किसी काबिल एतबार शख्स के हाथों में देना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो दोस्त, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर पर चढ़ाकर रखूंगा। मुझे अच्छा लगा सुनकर खान, और ये भी कभी मत भूलना कि वो टाइगर की बहन है। उसे अगर ज़रा सी भी तकलीफ हुई तो समझो मुझे तकलीफ मिली, और मैं तकलीफ पहुंचाने वालों के साथ क्या करता हूँ ये तुम बेहतर जानते हो। उसने बातों बातों में तंबिया भी कर दिया था। जी बॉस, जानता हूँ, तुम बेफिक्र रहना। ठीक है, मैं सहल से बात करके आता हूँ। वो उठा और उसके कमरे में पहुंचा, जहाँ मीरम बैठी सहल के आंसू पोंछ रही थी। जमील एक तरफ दीवार से टेक लगा के खड़ा था। सहल, अभी तुमसे काजी साहब ने कहा पूछने आएंगे। मैं अपने एक दोस्त खान के हाथों मैं तुम्हारा हाथ दे रहा हूँ। अपनी मोहब्बत की हकीकत तुमने जान ही ली है। अब चुपचाप निकाह के लिए हाँ कर देना, वरना ये जो पिस्तौल तुम मेरे हाथों में देख रही हो ना, ट्रस्ट में तुम पर खाली करके छोड़ूंगा। उसे वार्न करता हुआ आर्याल फिर जाता दिखाई दिया। मीरम भी उसके पीछे भागी और पुश से उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घूमने पर उसे मजबूर कर दिया। आर्याल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मेरे साथ भी यही किया था। कम से कम अपनी बहन के साथ तो ऐसा ना करें। मीरम, मेरे मामलात में टांग अड़ाना बंद कर दो। वो आंखें दिखा गया। आप कौन होते हैं किसी की भी जिंदगी का फैसला करने वाले? हम लड़कियों को जानवर समझते हैं आप? उसकी आवाज़ जरा सी बुलंद हुई तो उसने करीब आकर उसकी कलाई को थामकर इतनी जोर से दबाया कि वो सिसक उठी। जिससे वो प्यार थी, जिससे शादी कराना चाही मैंने, लेकिन उसका जवाब तुम जानती हो। और अब जिससे मैं उसकी शादी करवा रहा हूँ वो अपनी जान से बढ़कर उसका ख्याल रखेगा। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे उस सरफिरे आशिक ने भी वही किया था जो रूहान ने किया। धोखा दिया, टाइम पास किया, और मुझे धोखे से सख्त नफरत है मेरम। अगर तुम उसके साथ होती जिससे तुमने प्यार किया था, तो ट्रस्ट में तुम्हें अब तक ना जाने कितने लोगों के हाथ बेच चुका होता। उसके अल्फाज सुनती मीरम बस खामोश आंसू बहा गई थी। उसकी कलाई छोड़ते हुए वो रूपोश हुआ तो उसने उसकी उंगलियों के निशान देखे जो उसकी नाजुक कलाई पर चुभे हुए थे। अपने अख साफ करती वो फिर से सहल के पास चली गई।
जब काजी साहब उसका निकाह पढ़ाने के लिए बैठे तो सहल ने अकेले में आर्याल से मिलने की दरख्वास्त की। वो कमरे में आया जहाँ सहल बुत बनी बैठी थी। कहो अंदाज आग की भट्टी की तरह चल रहा था। वो फौरन उसके पाँव में गिर गई। भाई प्लीज़ प्लीज़, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। प्लीज़ मुझ पर ये जुल्म ना करें। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आप जो सज़ा देंगे मुझे कबूल है, पर खुदा के वास्ते मेरा निकाह मत करवाएं। मैं नहीं कर सकती ये निकाह, प्लीज़ भाई प्लीज़। वो सिसकियाँ लेकर भूल रही थी। शायद अब उसका दिल थोड़ा सा मोम हुआ था जब वो उसके साथ ही नीचे बैठ गया। कमरे में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। सहल खान एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है? तुम फिलहाल तैयार नहीं हो तो अभी बस निकाह कर लो, फिर रुखसती बाद में कर दूंगा। उससे दोनों कंधों से थामे उसने नरमी से समझाया। नहीं भाई प्लीज़, मैं ये निकाह भी नहीं करना चाहती। आप जब जिससे कहेंगे मैं निकाह कर लूँगी, मगर फ़िलहाल मैं किसी से निकाह नहीं करना चाहती। मुझे थोड़ा वक्त दे दें भाई प्लीज़, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। जब आप कहेंगे बस थोड़ा सा टाइम प्लीज़। सहल तुम्हारा निकाह अभी होगा, अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अचानक धड़ल्ले से कहकर वो फिर से रफू चक्कर हो गया। ना चाहते हुए उसे भी मीरम की तरह निकाह कबूल करना ही पड़ा। इकरार करते वक्त उसकी आंखें शिद्दत से आंसू पर रो रही थीं, मगर किसी की किसे परवाह थी। सब पर टाइगर की हुकूमत चलती थी। उसने बहन की बात मानकर रुखसती नहीं की, मगर निकाह हो गया था। उम्मे सहल अब सहल खान बन चुकी थी। वो रोती ही रही, मगर निकाह कबूल कर गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। उसे नींद की गोलियां देकर मीरा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आर्याल फ्रेश होकर अपने बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ अब कान साफ कर रहा था। मीरम बिजली की तेजी से उसके मुकाबिल हुई। ये क्या किया है आपने अपनी बहन ही के साथ? आपको ज़रा एहसास नहीं होता कि एक मासूम लड़की को उसकी मर्जी के बिना किसी ऐसे शख्स के साथ बांध देते हैं जिसे वो शायद जानती भी नहीं, और जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारना ही नहीं चाहती? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? और तुम्हें क्या मिलता है मुझसे बहस करके? क्या मैंने तुम्हें इतना अख्तियार दिया है कि तुम मेरे फैसलों को बदल सको? वो बाल की खाल उतारना जानता था। टॉवेल को पेट पर उछाल कर फेंकता हुआ वो उल्टा संजीदगी से उसी से सवाल कर बैठा। ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके अपने सीने में तो दिल है ही नहीं। दिल होता तो एहसास होता कि दर्द क्या होता है। दिल होता तो आप जानते होते कि मोहब्बत को खो देने की तकलीफ क्या होती है। अगर दिल होता तो आपको मालूम होता कि महज जुबान से इकरार करना ज़रूरी नहीं होता, दिल की रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, आपके सीने में दिल नहीं बल्कि कोई पत्थर है जिस पर बार बार जब लगाने से भी कोई असर नहीं होता। अपने लफ्ज़ों से वो उसके अंदर के ज़मीर को झिंझोड़ना चाहती थी, लेकिन शायद भूल गई थी कि उससे बहस करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरे सीने में वाक़ई दिल नहीं है। अगर होता तो दुनिया मुझे टाइगर नहीं कहती, बल्कि मैं तो किसी के दिल को भी बाहर निकाल कर उसके मुँह को आ सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी मीरम, जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीने में दिल है, उस दिन सबसे पहली सज़ा तुम्हें मिलेगी। क्या मतलब? कैसी सज़ा? वो पूरी तरह कश्मकश में डूब गई। क्योंकि अगर सीने में दिल होगा तो सबसे पहले उसकी धड़कन तुम्हारे लिए महसूस करूँगा, और किसी को देखकर दिल के धड़कने का मतलब है कि उससे मोहब्बत हो गई है। इसलिए अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो भूल जाना कि तुम्हारी अपनी भी कोई ज़ात है, तुम्हारा अपना कोई वजूद है, क्योंकि उस दिन और उस लम्हे तुम्हारे वजूद और तुम्हारी ज़ात पर खुद तुम्हारा इख्तियार भी नहीं रहेगा, सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। उसने नैन मिलाते हुए कहा तो वो गहरा सांस ली गई। आप तो वैसे भी जो चाहे कर सकते हैं। किसी मासूम लड़की को किसी भी लड़की के साथ बंधन में बांध सकते हैं, किसी को गोद में भी उठा सकते हैं। उसने जब आखिरी फिक्रा बोला तो वो ताज्जुब से देखने लगा। गोद में मतलब? उसके माथे पर बल नमूदार हुए। हाँ, किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले आप ही जाएंगे ना उसे गोद में उठाने के लिए? उसकी बात पर वो खुल के हंसा था। मीरा आज फिर से उसे हंसता देखती रह गई। खूबसूरत तो वो वाकई था, बस उसके कागजात में बेरहम कुछ ज्यादा था। इसका मतलब तुम डार्लिंग से जेलस हो रही हो? वो अपनी हंसी दबाता हुआ मुश्किल बोला। मुझे क्या ज़रूरत है किसी से जेलस होने की? आपका जब दिल चाहे आप उसे गोद में उठा सकते हैं, उसके साथ रोमांस कर सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर कुछ मन चाहे तो कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने तेज़-तेज़ कहा तो वो एक बार फिर से कहका बुलंद कर गया। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ डार्लिंग की तरफ ही। आज की रात वहीं रुकूंगा। अचानक ड्रेसिंग टेबल की तरफ भरकर अपने बालों को कंघी करता हुआ उसे मज़ीद चलाने के लिए बोला। जाएं, उसने शाने सुकेर कर कहा। खुद आराम से लिहाफ ओढ़कर लेट गई। जब वो वाकई कमरे से बाहर चला गया तो उसने झट अपने पाँव फर्श पर टिकाए और बालकनी में खड़े होकर नीचे झांका। आर्यल अपनी गाड़ी में बैठा चाबी घुमा रहा था। वो अपना पूरा मुंह खोले उसे घूरती दिखाई दी। उसने यकायक ऊपर निगाह डाली तो मीरम का खुला मुंह देखकर हाथ लहराया, जैसे वो जानता हो कि वो वहीं खड़ी होगी। उसके हाथ लहराने पर वो अपना नाक फुलाती हुई वापस कमरे में चली गई।
आर्या सारी रात अपने ऑफिस में बैठा और रोहन की सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता रहा। जब वो उसके घर आया था तब उसने उसके मोबाइल को स्कैनर लगा दिया था। तमीज़ के साथ एक अरसा गुजारा था उसने, फिर भला हैकिंग कैसे ना जानता होता। इधर दूसरी तरफ मीरम पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। कभी दाएं करवट लेती तो कभी बाएं। दिल सारी शब शब बेचैन रहा। वो खुद भी नहीं जानती थी कि बेचैनी क्यों है। सुबह हुई तो नहाकर ब्लू रंग का अच्छा सा सूट पहना और अपने लंबे बालों को एक ढीली ढाली पोनी में बांध लिया। आर्या ने जब कमरे में कदम रखा तो सीधी नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपनी बीवी पर पड़ी, जो अब अपने बालों को बांधकर उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे खा जाने वाली नज़रों से क्यों देख रही हो? इतना तो जानता था कि वो उसे क्यों घूर रही है, लेकिन फिर भी जानबूझकर छेड़ना चाहा। नहीं, खाना खा जाने वाली नज़रों से तो नहीं देख रही। अंदाज पुरसुकून सा लगा। अच्छा, तो क्या तुम्हारी ये प्यार वाली नज़र थी? वो मुस्कुराया तो उसने फिर से घूरी डाली। क्या यार, घूर क्यों रही हो? डार्लिंग के साथ रात कैसी गुजरी? अपने सीने पर बाजू फैलाए वो संजीदगी से बोल रही थी। रात तो बहुत हसीन थी। अपने मुंह में जुबान घुमाने के बाद उसने बड़ी तसल्ली से उसे एक बार फिर चिढ़ाने की कोशिश की। शायद वो देखना चाहता था कि मीरम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अच्छा है। वैसे मुझे एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो। मुझे तलाक चाहिए। बस तलाक का लफ्ज़ सुनने की देर थी और उसका शरारत से भरपूर अंदाज एकदम गुस्से में बदल गया। आज ये लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान पर आया, अगली बार अगर गलती से भी तुम्हारी ज़ुबान से ये लफ्ज़ दोबारा अता हुआ तो ट्रस्ट मी, बहुत भयानक सज़ा दूंगा। इस बार घूरने की बारी उसकी थी और वो इश्तियाल से भूलकर घूरने लगा। मैं एक बुरे शख्स के साथ रह सकती हूँ, अब तो एक कातिल के साथ भी रहना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बदकिरदार मर्द के साथ कभी नहीं रहूंगी। बदकिरदार? क्या तुम मुझे बदकिरदार कह रही हो? उसने 2 कदम आगे लिए तो मेरे मीरम 3 कदम पीछे हुई। हाँ, कल रात मैं किसी के साथ नहीं था, बल्कि अपने दफ्तर में बैठा कुछ काम कर रहा था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं बदकिरदार हूँ? उसकी बात को काटता हुआ वो सुफाक अंदाज में गोया हुआ। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। मुझे बस तलाक चाहिए। आहिस्तगी से अपनी बात मुकम्मल करती वो दूसरी तरफ देखने लगी। उस बार उसने फिर से तलाक का लफ्ज़ बोलने की गलती कर दी थी और आर्याल गलतियां माफ़ करने का आदी नहीं था। उसने झट पिस्तौल निकाला और करीब होते हुए उसे बालों से जकड़कर पिस्तौल को उसके मुंह में रख दिया। अब बोलो तलाक का लफ्ज़, ताकि मैं 6 की 6 गोलियां तुम्हारी ज़ुबान छलनी करने में उड़ा दूं। उसकी आंखों की रंगत सुर्ख हो चुकी थी। मीरम का सांस लेना भी महाल था और ऊपर से बालों की इतनी मजबूत पकड़ के साथ साथ मुंह में रखा गया पिस्तौल उसके तन बदन को कपकपाने पर मजबूर कर गया था। क्या हुआ है मीरम? मीरम बोलो ना, ज़रा एक बार फिर से कहो कि मुझे तलाक चाहिए। वैसे भी काफ़ी दिनों से मैंने किसी की जान नहीं ली, तो मेरे हाथ तरस रहे हैं। तुम्हारा नंबर लग जाएगा तो अगले कुछ दिन मेरे सुकून से गुजरेंगे। उसके अल्फाज सुनती मासूम लड़की अब आहें भरने लगी थी। वो बेचारी क्या बोलती, मुंह में तो पिस्तौल रखकर बोलती ही बंद करा दी गई थी। उसकी घुटी घुटी सी सिसकियां भी मुकाबिल को पिघला नहीं सकी थी। वो बस खामोशी से नफी में सर हिलाती रही। टाइगर किसी को बार बार वार्निंग नहीं देता स्वीटहार्ट, इसीलिए तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ और इस आखिरी बार को आखिरी बार ही समझना। दोबारा अगर तुम्हारी जुबान से तलाक का लफ्ज़ निकला तो टाइगर की पिस्तौल से गोलियां निकलेंगी, समझ गई? उसके बालों को अपनी पकड़ से आज़ाद करता हुआ वो खड़े अंदाज में बोलने लगा। फिर उसने पिस्तौल उसके मुंह से निकालकर उसके नाजुक भीगे रुखसारों पर अपनी उंगलियां फेरी और मोहब्बत से बोसा दे गया। तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता मैडम, पर तुम मुझे मजबूर कर देती हो। बस इतना ख्याल रखना, मुझे इतना मजबूर ना करना कि एक दिन मुझे तुम्हें वाकई मारना पड़े। इस मर्तबा उसने गाल थपथपाते हुए नरमी से कहा तो वो बेजुबान हो चुकी थी, बस रोए जा रही थी। पिस्तौल को एक तरफ मेज पर रखता हुआ फिर शावर लेने चला गया। मीरम बेड पर बैठकर जोर से आंसू बहाने लगी। उसे आज एहसन मजीद शिद्दत से याद आ रहा था। वो जैसा भी था, लेकिन कम अज कम उससे कभी इस तरह पेश नहीं आया था। सहल कमरे में सोई हुई थी जब जमील दरवाज़ा खोलकर लाइट को रोशन कर गया। उसने लिहाफ उतारा और चीखी, जमील लाइट ऑफ कर, दरवाज़ा बंद कर और निकल यहाँ से। क्यों, दिल टूट गया है? वो हंसा। अपने काम से काम रखो, दरवाज़ा बंद करके लाइट भी ऑफ कर। उसके चिल्लाने पर भी वो उल्टा लाइट को बार बार ऑन ऑफ करने लगा। जमीन लाइट ऑफ कर। इस बार वो बैठकर दिल मिलाई, लाइट भी खुद ही ऑफ कर और दरवाज़ा भी। जाते जाते उसने दांत निकाल कर कहा और चला गया। जमील कमीने वो जोर से धारी, फिर खुद ही उठकर लाइट ऑफ करने के साथ साथ दरवाज़ा बंद किया और वापिस बेड पर ढेर हो गई। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। सोने की बहुत कोशिश की मगर बेसूद। बिलाखिर अपने मुंह में अपने छोटे भाई को चंद गालियों के अलकाबाज से नवाज दी, बाथरूम में गई। थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो उसने सफ़ेद ट्राउज़र के ऊपर पिंक टी शर्ट पहन रखी थी। बालों की ऊंची पोनी लगाकर उसने अपना मोबाइल उठाया तो सबसे पहली नज़र व्हाट्सएप पर मौजूद रोहान के नंबर पर पड़ी। आर्यल ने निकाह के बाद उसका मोबाइल उसे खुद ही सौंप दिया था। रात का सारा मंजर आंखों के सामने दिखाई देने लगा। जख्मों ने अपनी यकीन दहानी करवाई तो वो उसका नंबर कांपते हाथों से ब्लॉक करती हुई तकियों में मुंह छुपाकर रोने लगी।
वो कितना ख्वाब बुनती थी और ज़िंदगी ने उसके सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया था। ज़िंदगी ने एक ही झटके में उसे मैच्योर बनने पर मजबूर कर दिया। ना जाने वो कितनी देर तक रोती रही। नाश्ते के लिए भी बुलाने के लिए कोई नहीं आया था। शायद सब जानते थे कि उस पर क्या बीत रही होगी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। वो शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर निकला तो मीरम अभी तक बेड पर बैठी रो रही थी। एक पल के लिए उसे अब अपने आप पर गुस्सा भी आया कि इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है। अपने बालों को हाथों की उंगलियों से झाड़कर वो उसके करीब बैठा तो वो सहम कर पीछे हुई। आई एम सॉरी मीरम, मैं तुमसे इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहता था, मगर तुमने तलाक का लफ्ज़ बोलकर मेरा दिमाग घुमा दिया था। उसकी नज़रों में नदामत थी, लेकिन वो अब बिल्कुल बेज़ुबान हो चुकी थी। देखो, मैं किसी से सॉरी भी नहीं बोलता, मगर तुमसे कह रहा हूँ तो भूल जाओ सब। उसका हाथ थामकर उसने प्यार से कहा तो वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। मीरम, ये हरकत करके तुम फिर मुझे गुस्सा दिला रही हो। उसका इशारा यकीनन हाथ छुड़ाने वाली हरकत पर था। वो इस मर्तबा मजबूती से उसके नाजुक हाथ को अपने बारी हाथ में पकड़ गया। अभी भी नाराज़ हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो तशने के लिए बोला, आपसे डर लगने लगा है मुझे आर्याल, आप कभी भी मेरी जान ले सकते हैं। उसके अल्फाज लड़खड़ा रहे थे। वो तड़प उठा था। नहीं आर्याल की जान, तुम्हें डराना मेरा मकसद नहीं है। तुम्हें बस बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे नागवार गुजरे उस पर जिद मत किया करो। उससे मोहब्बत से कहता वो उसे अपने सीने से लगा गया। क्या क्या कहा आपने? फ़ौरन उससे अलग होती वो ताज्जुब से देखने लगी। क्या? आर्याल सच में समझ नहीं पाया था कि वो क्या पूछ रही है। जान? हाँ, बेसाख्ता निकल गया मुंह से। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। आप? बाकी बातें बाद में करेंगे ना, चलो नाश्ता करते हैं आओ। उसे कंधे से थामता खड़ा करके वो खुद बाहर निकल गया। मीरम को उस पर अब भी काफ़ी गुस्सा था, मगर फिर भी पैरवी की। रोहान कुर्सी पर बैठा था, दोनों हाथ पुश के जाने बंदे और आंखों पर स्याह रंग की पट्टी बांधी गई थी। उसे कमरे में अपने करीब जरा सी आहट महसूस हुई तो उसने अपने कान खड़े कर लिए। कौन है यहाँ पर मेरे पास? हाथ खोलो मेरे, और ये मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? दाएं से बाएं गर्दन घुमाता वो किसी नाबीना शख्स की तरह कह रहा था। अचानक किसी ने उसकी फरियाद सुनी और पट्टी खोल दी। चंद लम्हात के लिए आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा और जब आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोला तो सामने किसी का धुंधला सा वजूद कुर्सी पर बड़े अंदाज से बैठा सिगरेट की कश लेता दिखाई दिया। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर एकदम वो उसे पहचान गया। आंखों की नज़र क्लियर हुई और दिल ने उस बात पर यकीन कर लिया कि सामने कोई और नहीं बल्कि आर्याल एक टांग को दूसरी टांग पर चढ़ाए बैठा था। कुर्सी के हैंडल पर पिस्तौल पड़ा था। उसके पसीने छूटने लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।